सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए चल रही एमसीक्यू सीरीज में हमने लास्ट क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से संबंधित कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। उसमें हमने गुरुत्वीय त्वरण, न्यूटन का नियम तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक केपलर के नियम एवं ग्रही गति से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए थे, है ना। तो ये तो अपना बेसिकली सिलेबस का पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि ग्रह से संबंधित गति के नियम किस वैज्ञानिक ने। तो ये थे आपके जोहान्स केपलर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ग्रह की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। वो नियम क्या थे उनको भी अभी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रहों से संबंधित केपलर ने ये 3 नियम दिए थे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केपलर के प्रथम नियम कक्षाओं का नियम के अनुसार ग्रहों की कक्षा का आकार कैसा होता है। तो देखो केपलर का जो प्रथम नियम था, केपलर का जो प्रथम नियम था उसमें बोला था केपलर ने कि जितने भी ग्रह हैं, जो ग्रह है बेसिकली वो सूर्य के चारों ओर वर्ताकार दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये सिंपल पहले केपलर के प्रथम नियम में ऐसा बोला गया है कि जितने भी आपके ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ कौन से किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं, बेसिकली दीर्घवृत्ताकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार। अब अपन जानते हैं, देखो आपका जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है वो कुछ इस शेप की होती है, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि दीर्घवृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्ताकार जो आपकी शेप होती है उसमें 2 नाभि होते हैं, मतलब 2 फोकस पॉइंट होते हैं। इसको नाभि या फोकस बोला जाता है। आपका नाभि या फोकस बिंदु, फोकस। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके किसी एक नाभि पे आपका सूर्य स्थित होता है। एक नाभि पे आपका क्या होगा, सूर्य स्थित होगा। एक नाभि पे सूर्य स्थित होगा और इसके चारों तरफ क्या करेगा, आपका कोई भी प्लेनेट, आपका ग्रह हो गया, वो ग्रह क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। जैसे पृथ्वी पे अपने सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियस आपका जो नाभि, आपका जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है उसमें 2 नाभि होते हैं, है ना। तो बेसिकली आपका सूर्य कहाँ स्थित होता है, उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के केंद्र पे या किसी एक नाभि पे, ध्यान रखना किसी एक नाभि पे स्थित होता है और उसके चारों तरफ ग्रह सारे चक्कर लगाते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है केपलर के प्रथम नियम के अनुसार सूर्य ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कहाँ स्थित है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो कक्षा के केंद्र पे ना, कक्षा के केंद्र पे नहीं होता, कक्षा पर ये भी नहीं पॉसिबल नहीं। दो फोकस मतलब नाभि में किसी एक पर, है ना, दोनों में किसी एक पे होता है आपका सूर्य। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कक्षा के बाहर ये भी नहीं होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, केपलर, देखो प्रथम नियम होगा केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण को दर्शाता है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, ये बेसिकली कोणीय संवेग के संरक्षण को बताता है। स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा याद रखेंगे। किसको बताएगा, कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम भी अपन कह सकते हैं। अब देखो केपलर का द्वितीय नियम कहता क्या है, इसको क्षेत्रफल का नियम भी है कहते हैं। केपलर का नियम देखो क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सिंपल बता दे रहा हूँ। अपन जानते हैं कि आपका जो भी कोई भी प्लेनेट होगा या ग्रह होगा वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा। ये मान लेते हैं यहाँ पे अपना सूर्य, किसी एक नाभि पे क्या होता है, सूर्य। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपना सूर्य, है ना। अब देखो
इसमें क्या होता है आपका ग्रह चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। जैसे मान लो कि ग्रह का एक पॉइंट मान लेते हैं अपन, ये मान लो ये आपका ग्रह, ठीक है। ग्रह मान लो ये पॉइंट ए से बी तक गया, ग्रह यहां से यहां तक गया, ये आपका ए से बी तक गया। तो पहले ग्रह की लोकेशन क्या थी आपकी, ये वाली। थोड़ी देर बाद ग्रह कहां पहुंच जाएगा, बी पे। तो ग्रह की पोजीशन हो जाएगी ये वाली आपकी। अब देखो, मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने में टाइम लगा डेल्टा टी वन, डेल्टा टी वन टाइम लगा मान लो ए से बी तक जाने में, है ना। ऐसे चल के जाएगा यहाँ से ग्रह, ठीक है। और मान लो कि थोड़ी देर बाद मान लो कि आपका ग्रह आ गया यहाँ। इस लोकेशन को नाम दे देता हूं मैं सी, और कुछ समय बाद मान लो कि आ गया यहाँ, इस लोकेशन को नाम दे देता हूं मैं डी। तो देखो यहां से ये मिलाने वाली लाइन आपकी ये होगी, यहां से इसको केंद्र से मिलाने वाली लाइन आपकी ये होगी। अब देखो यहां मान लेता हूं कि सी से डी तक आने में मान लो टाइम लगा डेल्टा टी। अब देखो ये लो क्या कहता है, सिंपल, ये बोलता है यदि यदि डेल्टा टी1 बराबर है डेल्टा टी2, यदि इस पॉइंट को सूर्य जहां पे उसके अंदर को मान लेता हूं मैं ओ, उस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ओ, यदि डेल्टा टी1 और डेल्टा टी2 बराबर है, इसका मतलब जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, और आपका ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ये कहता क्या कहता है यहां से, ये कहता है कि आपका एरिया ओ ए बी बराबर होगा एरिया ओ सी डी। ये बेसिकली केपलर का द्वितीय नियम कहता है। अर्थात ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। केपलर का द्वितीय नियम ये कहता है। और इसका एक दूसरा नाम ये होता है, इसमें क्षेत्रीय वेग, इसका एक ये भी याद रखना, क्षेत्रीय वेग, या जिसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, इसमें क्या रहता है, नियत रहता है। एरियल क्षेत्रीय वेग क्या रहता है, नियत रहता है। तो दो चीज याद रखेंगे, कोणीय संवेग तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ क्षेत्रीय वेग भी इसमें क्या रहता है, नियत रहता है। और एक बात ये याद रखनी है, यदि डेल्टा टी1 बराबर होगा डेल्टा टी2, तो ये दोनों एरिया भी बराबर होंगे। आपके एग्जाम में ज्यादा कोई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, बस अपने को दो चीजें याद रखनी है। एक तो इसमें क्या रहेगा, कोणीय संवेग नियत रहता है, और एक क्या रहता है आपका, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। समझ पा रहे हो। या फिर एक स्टेटमेंट थोड़ा सा इसका ये भी याद रखना, कि ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि जो सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली लाइन के द्वारा इक्वल समय में इक्वल क्षेत्रफल पार किया जाता है। देखो जैसे जैसे ये ग्रह आपका आगे बढ़ेगा, तो ये लाइन भी तो आगे बढ़ेगी, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली। तो ये बेसिकली समान समय अंतराल में समान एरिया स्वाइप करती है या पार करती है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना, ज्यादा और खास बात याद रखने की जरूरत है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट से पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। समान समय अंतराल में क्या करेगी, समान क्षेत्रफल तय करेगी, या समान क्षेत्रफल स्वीप करेगी, या फिर समान क्षेत्रफल पार करेगी। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, केपलर के द्वितीय नियम से संबंधित एक क्वेश्चन और आगे है। जैसा मैंने आपको बताया था, केपलर के द्वितीय नियम का क्या परिणाम है, परिणाम क्या बताता है। ग्रह की चाल पूरी कक्षा में एक समान रहती है ना। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसकी चाल अधिक हो जाती है। ग्रह की चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो देखो इसको बताने के मैं आपको एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। देखो अभी अपन ने क्या बोला था, ये देखो ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो एक चीज अपने को और ध्यान में रखनी है। ध्यान में चीज क्या, जब भी कोई जो आपका ग्रह सूर्य के चारों तरफ जब ग्रह घूमता है आपका, तो जो कक्षीय वेग होता है, बेसिकली क्या होगा आपका, कक्षीय वेग। ये कक्षीय वेग जो आपका होता है वो होता है √Gm/r। अब देखो यहाँ से Gm क्या है, G तो देखो अपन जानते हैं गुरुत्वीय नियतांक है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आता है M, तो M होता है आपका सूर्य का द्रव्यमान। इसका होता है सूर्य का द्रव्यमान, ग्रह का नहीं होता, ध्यान रखेंगे। किसका होता है, ये सूर्य का द्रव्यमान होता है। अब देखो G भी नियत है और सूर्य का द्रव्यमान भी नियत है। बदल क्या रहा है, देखो जब A पॉइंट पे है तो R आपका अलग है, जिसको जैसे मैं दूं R1, इसको दूं मैं R2।
और यहाँ वाली दूरी को मैं अगर R3 बोलूँ, तो ये अपने को लॉजिकली समझ आ रहा है कि R1 R2 R3 सब बराबर नहीं है, सारे बराबर नहीं है, क्योंकि इलिप्स में जैसे जैसे ये आपका ग्रह बी से सी की ओर बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, दूरी घटेगी। अब यहाँ से देखो फॉर्मूले से अपने को एक बात समझ आ रही है, आगे चल लेते हैं अपने क्वेश्चन पे। फॉर्मूले से अपने को एक बात समझ आ रही है लॉजिकली, कि जो आपका कक्षीय वेग होगा v, वो जी एम अपॉन आर होता है। अब देखो जहां आर मिनिमम होगा वहां पे आपका v क्या होगा, मैक्सिमम, और जहां आर मैक्सिमम होगा वहां आपका v क्या होगा, मिनिमम। मतलब ग्रह सूर्य के जितना पास होगा रफ्तार उतनी ज्यादा, और ग्रह आपका सूर्य से जितना दूर होगा रफ्तार उतनी कम। तो वहीं से देखो एक क्वेश्चन बन रहा है, ग्रह की चाल पूरी कक्षा में एक समान रहती है? नहीं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये आर सब जगह समान नहीं है, ये आर बदल रहा है, आर बदलेगा तो आपका वी भी बदलेगा। ये तो लॉजिकली समझ आ रहा है अपने को, ठीक है सर। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है ना, ये भी गलत है। निकट होगा मतलब आर मिनिमम होगा तब तो मैक्सिमम होगी रफ्तार, तो ये गलत होगा। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। देखो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, है ना। जब बिल्कुल सूर्य के पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम, और सूर्य से अधिकतम दूरी पे होगा तो रफ्तार आपकी होगी मिनिमम। यह बात अपने को यहां से समझ आ रही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है उसको बोलते हैं पेरी हेलन, हेलन या उपसौर होता है, तो उसकी चाल, उपसौर या पेरीहेलन सबसे निकट होता है। देखो सबसे निकट होता है तो अपन जानते हैं चाल क्या होती है आपकी, अधिकतम होती है। ठीक है भाई। जैसे अभी मैं आपको रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये आपका कोई इलेप्टिकल है, ये बेसिकली आपका ड्रॉ नहीं हो रहा है ये देखो। अब ये मान लो आपका यहाँ पे सूर्य है, सन। देखो ये तो आपका आर मैक्सिमम, ये तो आपको अपने बात समझ आ रही है, ये आपका है आर मैक्सिमम, और ये अपने को बताइए अपना है आर मिनिमम। यहाँ सबसे मिनिमम दूरी है, मतलब सबसे कम दूरी है, सूर्य के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक यही है। तो यहाँ आपका जब ग्रह होगा, ये ग्रह, और ये ग्रह आपका यहाँ होगा। जब ये ग्रह यहाँ होगा तो यहाँ पे रफ्तार क्या होगी, यहाँ होगी वी मिनिमम। क्यों? क्योंकि आर मैक्सिमम है। और यहाँ आपका जो वी होगा वो क्या होगा, वी मैक्सिमम, क्योंकि आर क्या आपका मिनिमम। ये ध्यान रखना। इस पॉइंट को बोला जाता है, सबसे निकट होता है उसको बोला जाता है उपसौर पॉइंट, या पेरीहेलियन, पेरीहेलियन भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है उपसौर पॉइंट, जो सबसे निकट वाला पॉइंट होता है। अगेन आपसे ये तो नहीं पूछेंगे पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या पता पूछ ले। इसको बोलते हैं उपसौर। तो यहाँ पे रफ्तार क्या होती है आपकी, मैक्सिमम, और सबसे दूर वाला पॉइंट होता है वहां पे रफ्तार क्या होती है, मिनिमम। तो अपने से क्या पूछ रहा है, सबसे निकट, तो क्या हो जाएगी, अधिकतम। ठीक है भाई, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे दूर अपसौर या पेरीहेलन होता है तो उसकी चाल क्या होती है, अभी अभी देखा क्या होती है, न्यूनतम होती है। सबसे दूर होगा तो क्या होगी वहां पे, न्यूनतम होगी। इसको भी बोलते हैं एपीहेलिनोन, इसको क्या बोलते हैं आपका, अपसोर या एपीहेलियन, है ना। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। अभी अपन ने लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपसोर पॉइंट, इसको बोल देंगे अपन अपसोर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो केपलर के दो नियम से संबंधित अपनी सारी बातें कर लिए डिस्कस। देखो इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो आपको क्वेश्चन बता दिए हैं वहीं से बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केपलर का तृतीय नियम, परिक्रमण काल का नियम। देखो केपलर के तृतीय नियम का ये भी नाम है परिक्रमण काल का नियम, किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो देखो केपलर का तृतीय नियम, पहला नियम बताता है कि जो आपकी ग्रही गति होगी, उसका ग्रह का जो कक्ष होगी उसका आकार कैसा होगा, तो दीर्घवृत्ताकार। दूसरा बोलता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली लाइन समान समय में समान एरिया पार करती है या स्वीप करती है। तीसरा देखो क्या बता, तीसरा टाइम पीरियड से संबंधित है। परिक्रमण काल, देखो परिक्रमण काल को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड, या आवर्त काल से संबंधित है। तो ये देखो क्या कहती है, ये कहती है कि बेसिकली जो सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाए, सॉरी ग्रह आपका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो अब आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल होता है बेसिकली आवर्त काल आपका होगा एक चक्कर, एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगा
समय। जैसे अपनी पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखो पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाती है आपकी, चारों ओर चक्कर लगाती है, जाहिर सी बात है। तो एक चक्कर लगाने में कितना, तो यहाँ सूर्य जो पृथ्वी के चारों ओर, सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका जो आवर्तकाल होता है आपका, आवर्तकाल वो होता है, आप जानते हो, 365 दिन। क्योंकि एक चक्कर पूरा लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने तो जनरलाइज बताई, तो अपन सिर्फ अर्थ के लिए जानते हैं, इन्होंने जनरलाइज कर दिया एक फॉर्मूला। इन्होंने बोला कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, उसका जो आवर्तकाल का स्क्वायर है वो सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली दूरी के क्यूब के समानुपाती होगा। क्यूब के क्या होगा? समानुपाती होगा। ये महत्वपूर्ण बात। अब आप लोग सोचोगे कि सर किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली लाइन की जो लंबाई है वो तो फिक्स है नहीं, वो तो बदल रही है, क्योंकि आपका कक्षा कैसी है? दीर्घवृत्ताकार, तो आर तो बदल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये आर लिया जाता है, ये कैसा लिया जाता है? माध्य लिया जाता है इसमें। सॉरी, आपका क्या लिया जाता है? एवरेज या माध्य अपन बोल सकते हैं, एवरेज लिया जाता है। अगेन अपन जानते हैं भाई आर तो बदलेगा, फिक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या ले लिया जाता है? एवरेज लिया जाता है। तो इसको जनरली लिख देते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अपने को बस इतना याद रखना है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके आवर्तकाल को जो स्क्वायर है वो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली दूरी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, या मध्य दूरी के प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? किसका संबंध स्थापित करता है? ग्रह का परिक्रमण काल और उसके द्रव्यमान नहीं, ग्रह के परिक्रमण काल और द्रव्यमान नहीं, ग्रह का परिक्रमण काल और कक्षा की औसत त्रिज्या। देखो आगे ना, एवरेज, औसत त्रिज्या, एवरेज आपकी रेडियस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह की चाल है उसके द्रव्यमान नहीं, ये भी नहीं होगा। और आपका ग्रह की घनत्व और परिक्रमण काल, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ए बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये किस किस में रिलेशन बताता है? कक्षा की औसत त्रिज्या और परिक्रमण काल। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है केपलर के तृतीय नियम का सही गणितीय रूप। अभी अपने डिस्कस किया, क्या होता है? टी स्क्वायर क्या होता है आपका? आर क्यूब। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो केपलर के नियमों ने किस खगोलीय मॉडल का समर्थन किया? तो देखो इस मॉडल ने सूर्य को केंद्र माना। इसने क्या माना? सूर्य को केंद्र माना कि भाई सूर्य तो फिक्स है और बाकी सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनसे पहले कुछ विद्वानों का मानना था कि बेसिकली पहले के जो फिलोसोफर थे वो ऐसा मानते थे कि इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, और इसके अलावा जो पृथ्वी के अलावा जो बच गया वो सारा पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना। तो इस अवधारणा को तोड़ने वाले ये साइंटिस्ट केपलर ही थे। इन्होंने, केपलर ने बताया कि भाई इस ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, अपनी जो ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य। और ये बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सूर्य के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर को दुगुना कर दिया जाए तो उसका परिक्रमण काल कितना गुना हो जाएगा? देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो अपन जानते हैं कि जो आवर्तकाल का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर क्यूब के। अब अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या बन जाएगा? आर की पावर 3/2, है ना। ऐसा इतना तो अपन जानते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, ये त्रिज्या को दुगुना कर रहा है। तो त्रिज्या को दुगुना कर दो। देखो ये मान लो पहले का टाइम पीरियड है टी बराबर समानुपाती स्थिरांक हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा आर की पावर 3/2। अब नया आवर्तकाल लिखता हूं मैं टी डेज। टी डेज में अपन क्या कर रहे हैं? त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं, मतलब आर की जगह 2r कर दो, पावर हो जाएगी 3/2। अब अगर अपन निकालें यहाँ से टी डेज अपॉन टी, तो देखो ध्यान से कितना आएगा, के से के तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2r अपॉन आर की पावर 3/2। हाँ, दोनों तरफ पावर 3/2 तो मैंने साथ में लिख दिए। देखो आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो टी डेज बराबर देखो कितना आएगा? टी इंटू 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 को लिख सकता हूँ मैं टी इंटू 2√2, है ना। 3/2 का मतलब क्या होता है?
1 प्लस आधा तो हो जाएगा 2√2। मतलब पहले के आवर्तकाल का कितने गुना हो जाएगा, 2√2 गुना हो जाएगा। तो 2√2 गुना ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ना। थोड़ा सा सिंपल है, कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी तो नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी से संबंधित है। यदि पृथ्वी का परिक्रमण काल 1 वर्ष है और सूर्य से उसकी औसत दूरी r है, यदि कोई ग्रह है, यदि कोई अन्य ग्रह सूर्य से 4r दूरी पर हो तो उसका परिक्रमण काल क्या होगा। तो सिंपल है, देखो 4r हो जाएगा, तो अपन जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, r की पावर 3/2। तो मतलब जो आपका टी नया डेस आएगा उसमें r की जगह कितना रखेंगे अपन, 4r, मतलब 4 टाइम हो रहा है, तो वही अगेन अपन पावर करेंगे 3/2। तो यहाँ से देखो वही टी डेस बराबर अभी सोल्व किया था, टी डेस बराबर टी इंटू 4r अपॉन r की पावर 3/2। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो टी डेस कितना आएगा, टी इंटू 2 की पावर 3/2, सॉरी 4 की पावर 3/2। सेम डिटो क्वेश्चन है, 4 की पावर 3/2। अब देखो अगेन मैं इसको सोल्व करूंगा तो टी इंटू, देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ मैं इसको 3/2 को मतलब 4√4, जैसे पहले लिखा था 2√2 वैसे 4√2 4 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो टी इंटू 4√4 कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। तो मतलब अपना टी डेस मिलेगा 80, मतलब आवर्तकाल उसका कितना होगा 80 होगा। तो पहले वाले का टी कितना है 1 वर्ष, तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 8 वर्ष, तो टी डेस आएगा अपना 8 वर्ष। मतलब पहले वाले का 8 गुना मिलेगा, कितना मिलेगा 8 गुना, 8 गुना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। या फिर इसमें ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, टी अपन जानते हैं r की पावर 3/2, ऐसे याद रखो आप। तो पहले टी कितना था 1 वर्ष, तब पहले कितना था 1 वर्ष जब दूरी r थी, अब कितनी कर रहे हैं 4r, मतलब पहले की 4 टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रख दो 4 की पावर 3/2। पहले r थी, अब कितनी हो रही है 4r, मतलब कितने टाइम बढ़ रही है 4 टाइम, तो अब 4 की पावर 3/2 जानते हैं अपन, 4 इंटू √4, 8 आ जाएगा सीधा, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है अपने को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक धूमकेतु सूर्य के चारों ओर अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, इसकी चाल कहाँ न्यूनतम होगी। तो अपने देखा था कहाँ पे होगी, चाल न्यूनतम कहाँ होती है, एट या आपके अपसोर पे, है ना। 2 पॉइंट बताए थे मैंने आपको ना, जो पास वाला होता है उसको बोलते हैं अपसोर, जहाँ चाल क्या होती है अधिकतम, और एक होता है आपका दूर वाला, उसको बोलते हैं अपसोर। तो अपने से क्या पूछ रहे हैं, दीर्घ तो घूमता है जहाँ उसकी चाल न्यूनतम होगी, तो न्यूनतम तो वहां होगी जहां सबसे ज्यादा दूरी पे होगा, तो न्यूनतम अपसोर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ध्यान रखिए टर्मिनोलॉजी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है केपलर के किस नियम को परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था केपलर का तृतीय नियम वो क्या कहलाता है, परिक्रमण काल, या इसको बोलते हैं आवर्तकाल का नियम, है ना। मतलब ये आवर्तकाल से संबंधित है, बस इतना याद रखना है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में घूमता है तो केपलर का द्वितीय नियम के अनुसार उसकी चाल। तो देखो अगर वर्ताकार कक्षा में घूमेगा तो अपन जानते हैं v बराबर कितना होता है, √g/gm अपॉन r। अब देखो अगर वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो r फिक्स हो गया, r नियत हो गया। अब अपन जानते हैं g और m तो पहले से नियत था, अब r भी नियत हो जाएगा, तो v भी आपका क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो केपलर की द्वितीय नियम से उसकी चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या हो जाएगी, नियत। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है केपलर के नियम लागू होते हैं, तो ध्यान रखना केपलर के नियम क्या होते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, केवल पृथ्वी और सूर्य, ना केवल और पृथ्वी सूर्य पर नहीं लगते, सौरमंडल के ग्रहों पर, हाँ सौरमंडल के ग्रहों पर लगते हैं, किसी भी उपग्रह की ग्रह के चारों ओर गति इस पे भी लगते हैं। तो बी और सी क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। जैसे अपन जानते हैं भाई आपका जो सूर्य है, सूर्य का जो ग्रह है वो आपका पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या हो जाएगा आपका चंद्रमा, है ना। ये चंद्रमा तो आपका क्या है, आपका नेचुरल, ये तो कैसा है नेचुरल आपका सैटेलाइट है। ऐसे ही बहुत से सैटेलाइट अपन ने भी छोड़ रखे हैं कृत्रिम रूप से, तो वो भी सारे किसके नियम की पालना करते हैं, केपलर के नियम की पालना करते हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं, जितने भी आपके उपग्रह हैं,
वो सारी किसके नियम की पालना करते हैं? केपलर के नियम की। तो ये केवल पृथ्वी और सूर्य पे लागू नहीं होता, सौरमंडल के ग्रहों पे भी लागू होता है और किसी भी उपग्रह की चारों ओर गति। अब अपन जानते हैं लगभग अपने जितने भी प्लेनेट हैं या ग्रह हैं सबके नेचुरल आपके उपग्रह भी हैं, सैटेलाइट भी हैं। और यहाँ अर्थ पे तो अपन ने बहुत सारे कृत्रिम आपके सैटेलाइट भी छोड़ रखे हैं। तो कुल मिला के जितने भी सैटेलाइट या आपके प्लेनेट से संबंधित मोशन है उस सब में केपलर के नियम लागू होते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने कोशिश की कि केपलर के नियम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।